चैप्टर में पहले बता रहा हूँ, लगभग हर एक आध 2 साल में क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन आए वो यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से भी देखो बहुत बार, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, नदियों से हर साल क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका तंत्र, ये चीज़ याद रखना। अपने वर्ष इंडियन ज्योग्राफी 12th की। अरे 11th की है इंडियन ज्योग्राफी। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएं देखी होगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएं नहीं होती तो क्या बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती? जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट है वहाँ बाढ़ आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्राकृतिक संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आपने कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी या अल्पकालिक है, केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव की ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल के अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या आप जल के एक दिशा में दूसरी दिशा में बहने के कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विशेषित क्यों करती है? एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब जैसे ये छोटे मोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य अपवाह प्रतिरूप क्या होते हैं? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है उसे अरीय, मतलब ऐसे करके, ऐसे जब ऐसे चारों तरफ बह जाती है, प्रतिरूप कहा जाता है। रेडियल जिसे बोलते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी से अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है तथा सहायक नदियों में समकोण में मिलती है, ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ऐसे मिलती है इसमें। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी जल या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप भी कहते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम के, मतलब एग्जाम्पल के रूप में। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने की वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभरी ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। अब देखो यहाँ देखना, जब की बार क्वेश्चन आया यूपीएससी ने जो पूछा था, देखो ये गंगा नदी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये शारदा नदी हो गया, गोमती नदी होगी। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, गोमती, देखो पहले गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है। और यही यूपीएससी ने क्रम लगाने के लिए पूछा था। तो ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन मिल गया आपको डायरेक्ट। ठीक है, अभी और मैं बताता हूँ। इससे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता ही है, तो ये मैप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में किससे आया था? यूपीएससी 2021 में ये पूछा था, सतलज नदी, मतलब सिंधु नदी में जो सतलज नदी मिलती है या कौन सी नदी है जो इनको सहायक नदी है, जो झेलम, चेनाब और रावी है ना, सतलज में मिलती है, सतलज जाके फिर सिंधु नदी में मिलती है। तो ये यूपीएससी 2021 में पूछा था। ठीक है, उसके बाद में देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में पूछा था दियांग लोहित नदी, इसकी सहायक नदी पूछा था, तो इसे पता होनी चाहिए। और एक यहाँ पे अपन ने कल देखा था तीस्ता नदी, उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछता है। तापी नदी और नर्मदा नदी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक बार पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो मतलब हर साल क्वेश्चन पूछता ही है वो, तो ये पता होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ये था, जो डेल्टा बनाती है नदी, उनका ये जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम लिखी, जैसे कि महानदी, फिर आती है गोदावरी और फिर कृष्णा और फिर कावेरी, उत्तर से दक्षिण, ये दक्षिण से उत्तर ऐसे था। मतलब हर साल आता है, ये मान के चलो। नदी द्रोणी में जल संभर एकता के परिचायक है। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम, बृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूह में बांटा जा सकता है, अरब सागर का अपवाह तंत्र व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली व सयाजी द्वारा विलित किए गए हैं। चित्र 3.1 में जल विभाजक की रेखा द्वारा दर्शाया गया है।
कुल अपवा क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदियां द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्य नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर, इसमें 44 नदियां द्रोणियां जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल है। यदि आप चित्र 3.1 से देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है या ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। दक्षिण भारत की नदियों को भी पहचान कीजिए। अधिक यूपीएससी पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा, ये चीज़ याद रखना। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद है। ये और उनकी छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। उद्गम के प्रकार, प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति आयु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। भारत के अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों को विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल है। यहाँ की नदियाँ 12मासी है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, सिपरिका व जलप्रपात बनाती है। जब ये मैदान प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक शिला करती है, जैसे समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनका सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। इसी कारण बिहार में बाढ़ आती है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी अपनी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्य नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है? हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वत नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मोइसिन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो बर्मा कहा गया, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती है और अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इसके सरोवर, उद्गम और उनका जलोढ़ निक्षेप से बना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्रम, कॉन्ग्लोमरेट शामिल है, इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो बर्मा नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बढ़ गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटा और पठार दिल्ली रिज के स्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का अधिक परिवर्तन और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। सर, जैसे ये इन्होंने दे रखा है इसमें मतभेद है, तो फिर ये पढ़ने का कोई वो नहीं है ना, मतलब थ्योरी में मतभेद है तो फिर यूपीएससी के क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहेंगे ना। क्या मतभेद आ गया? देखो, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र के विकास में जो नदियों के बारे में मतभेद है, ये मायोसीन काल की बात कर रहा है, प्लीस्टोसीन काल की बात कर रहा है, इसमें अलग तरीके से। अरे वो तो ऐसा यूपीएससी नहीं पूछता है ना। हाँ, तो फिर उसको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना।
अच्छा मैं पूछती हूँ। हिमालय अफवाह में अनेक नदी तंत्र मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखुरचू के निकट एक हिमनद है से होता है। ये इतना कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कहाँ से होता, बस। जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेर मुख कहते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दरिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है और मानचित्र क्षेत्र को रेखांकित करे। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे सहयोग, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नबुरा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ी से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी से मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ खुरम, तोची, गौमल, बियोबा और संगर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकली है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। अब यहीं से यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा है, तो जो मैंने बताया था। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये यूपीएससी ने 2023 में पीटी में पूछा। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपेट में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले नदी श्रीनगर उल्लू झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंदा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिता हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान प्रवेश करने से पहले यह नदी 1,180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रक्षक ताल से निकलती है, जहाँ इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि ये भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो ये भी यूपीएससी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बना है। गंगा नदी हरीके बैराज वाला 2016 में पूछा हुआ है, किस नदी पे बना हुआ, ब्यास और सतलुज पे। यूपीएससी ने पूछा है। हाँ, यूपीएससी 2016 में शायद। ठीक है। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों में गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। यह अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इसमें कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसमें रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में दक्षिण मुखी होकर जो 2 जल वितरिकाओं धारा भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2,525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बहती है, तो यह रखना उत्तर प्रदेश में। बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है।
गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। तो यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछा भी था। सागर द्वीप के निकट ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करने तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करने नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ है सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम। यमुना गंगा सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखना। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि इसकी नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिम में पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड भी कहा जाता है। गंडक नदी जो 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल का प्रवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा नदी में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी मापचौंगचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला सेती में बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा से इससे मैदान मिलती है और अंत में छपरा में एक गांव गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमोर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। रामगंगा नदी गैरीसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बरार नदी होगी, इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। तो पहले याद रखना दामोदर नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखो आपके चांस है कि 2017 के बाद में इसी क्वेश्चन बना नहीं है, तो मेरा मानना है कि आ सकता है। विश्व सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से यह पूरी दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती है हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रोंग और सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए एक प्रशुद्ध व तेज भाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय गिरपिद में यह सिसिंग या दिसिंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सर्दिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है दिबांग या सिगांग या लोहित मिलती है। यूपीएससी 2017 में पूछा था।
और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी हैं जो दक्षिण में मिलती है, जबकि दाएं तट पर निकलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोश है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन में तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी है और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। यह तटीय नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध के बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीप नदी की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलते हैं, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि ब्रह्मपुत्र घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल के 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल के संपर्क के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ है और परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर दक्षिण पूर्वी दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपोहा बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह में अनेक नदी तंत्र। इसमें प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा है एक बार। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौसंचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में और 46% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसके सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र को 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, ये पता होना चाहिए, पूछ सकता है, यूपीएससी कभी पूछा नहीं है और पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नदी है। ये पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा है। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी सदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टा भाग में ही नौसंचालन संभव है। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यूपीएससी ने तुंगभद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये नदी कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है, इसीलिए विवाद भी है इस पर। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है, ये चीज़ याद रखना। मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ये यूपीएससी ने जैसे जलप्रपात के बारे में पूछा।
लगभग 13 से 12 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह बड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा जौहरनदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी संरक्षण के प्रारंभ की योजना नमामि देवी नर्मदे की यात्रा के विषय में जानकारी करें। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रवाहित करती है। इसके बाद क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में से 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरवली पश्चिम लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरवली पहाड़ी से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा यह एक पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। सेतरुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में दलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। डाडर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। नासिक जिले में तिरमंग पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा कर लेना चाहिए, यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हो। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरी जुआरी है। आप उन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा एलनामलाई पहाड़ी से निकलती है। इसे पौराणिक नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की अववाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5,243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यास्ता पूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, जो उत्तरी केरल में 170 वर्ग किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेम्बनाथ झील में जा गिरती है। ये बताया गया कौन सी नदी ज़्यादा बड़ा था, साबरमती, फिर माही आएगा, डाडर, कालिंदी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या इनमें कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। श्रवण रेखा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वैतरणी, ब्राह्मणी, वाम्स, साधारा, पेन्नर, पालार और वेगाई महत्वपूर्ण नदियाँ। एटलस में नदियों को ढूंढे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी है श्रवण रेखा, फिर वैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नर और पालार है। नदी बहाव पर्वती। क्या आप जानते हैं नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती। इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। इस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के पारों को नदी बहाव पर्वती कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकल सकती, जिससे इनकी बहाव प्रकृति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीप पटाखे के स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन। नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स क्यूबिक पर फुट प्रति सेकंड या क्यूमेक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्रारंभ होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इसी प्रकार इस नदी को वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्व और पश्चिम भागों का जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाला अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गांधी नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक्स है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक्स है। जल प्रवाह में इतने अधिक और अंतर के कारण कौन से कारक उत्तरदायी है? प्रायद्वीप 2 नदियों का प्रवाह पर्वतीय हिमालय के नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है।
तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गुरुडेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात उनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक के किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक्स और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होते हैं। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। यहाँ पे कुछ था, एक बार देखो। ये हिमालय प्रायद्वीप नदी की तुलना, ये यूपीएससी शायद पीटी में मेंस में पूछा था 2013 में, पता होना चाहिए। ऐसे भी पीटी में भी आया हुआ, सीसेट में आया हुआ। उद्गम स्थल हिमालय नदियाँ, हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत। प्रायद्वीप नदियाँ, प्रायद्वीप पठार और मध्य उच्च भूमि। प्रवाह प्रवृत्ति कैसे? 12 है। हिमनद वर्षा से जल प्राप्त करती है। मौसमी है, मानसून वर्षा पर निर्भर है। अपवाह के प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती। मैदानी भागों में वर्षा का प्रारूप। अध्यारोपित पुनर्यूनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती है। नदी की प्रकृति लंबा मार्ग है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है। नदियाँ विशेष अप्रदन व नदी अपहरण है। मैदानों में जल मार्ग बदलना तथा विस्तार बनाना है। समायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग है। जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी है, अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है। यहाँ पे नदी की आयु युवा क्रियाशील घाटियों का गहरा करना। परिणित परिचिता की पूर्ण नदियाँ जो अपने आधार तल तक तल जा पहुँची है। नदी जल उपयोग की सीमा क्या है भाई? भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12मासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? क्या एक द्रोणी को जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्र में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी के पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? ये तोड़पाता से व्यास सतलुज लिंक नहर है, गंगा कावेरी लिंक नहर, कुन्नुल कडुप्पा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और पेरियार दिग परियोजना योजना। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय की देखो, धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न घटनाएं को जाने। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें, एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्या को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुवन जल का समान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की और बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं को सिकुड़ना। नदियाँ प्रदूषित क्यों? क्या आप शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों पर नदी में डाल दिया जाता है। लॉकडाउन में बहुत हुआ था ऐसा। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान और कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में जो पढ़ा है? तो उस टाइम भी लगभग एनसीईआरटी कितने 20-25 साल पहले, लगभग 20 साल तो हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तब से ये चल रहा, बनाता सफाई नहीं हुई यमुना। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने तो योजना पर सामग्री एकत्र करें, सामग्री के लेख के रूप में व्यवस्थित करें। अब देखो, अच्छा चैप्टर है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। मेरा मानना है कि इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो सारे जो क्वेश्चन है वो इसी के ही अराउंड आए हुए हैं, अलग क्वेश्चन नहीं आए। कितने चैप्टर इसमें? 3, 3, 6, 7। अभी 3 चैप्टर है ना जलवायु वाले, ये इम्पोर्टेंट है। एक सॉइल वाला आएगा, ये बड़ा चैप्टर है जलवायु वाला, ये पर इम्पोर्टेंट है ये जलवायु वाला। फिर प्राकृतिक वनस्पति मृदा होगा,
अगला चैप्टर मृदा वाला होगा। मृदा है, ये भी इम्पोर्टेंट है यार अभी। ओल्ड वाली हम्म। है ना? हाँ सर मेरे पास जो एनसीईआरटी उसमें कुछ पॉइंट तो है नहीं, जो आपने पढ़ाए थे कुछ पॉइंट कटे थे इस वाली एनसीईआरटी में मेरे पास जो है। हाँ, ये हो वो सकता वाले है होंगे। क्योंकि ये पुरानी वाली है मेरे पास, ये इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे इसमें छठा चैप्टर हटा दिया, मृदा वाला हटा दिया नहीं एनसीईआरटी में, शायद आपके में नहीं होगा भी नहीं ये। चलो ठीक है, ये चैप्टर न्यू वाले पढ़ते में मृदा नहीं है, मृदा वाला नहीं है। हैं। ठीक है कोई नहीं, चलो 1 मिनट, ये चैप्टर पढ़ ले क्या। प्राकृतिक संकट, ये क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। भूकंप, संभावित चक्रवात, चलो नहीं पढ़ा दीजिए इसको। सर प्राकृतिक संकट तथा आपदा है छठा चैप्टर। हाँ यही तो, ये चैप्टर जो है फिर ये कंप्लीट 7 चैप्टर ही था इसमें, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। चलो कोई नहीं, 2-2 चैप्टर में पढ़ा दूंगा, अभी सी सेट करते हैं, फिर 2-2 चैप्टर, कल 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है कोई नहीं, वो एक दिन में 3 चैप्टर तो होगा भी नहीं। 1 मिनट, हाँ ठीक है कोई नहीं, चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मैं